तो हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी लॉजिकल में आपका स्वागत है। और आज हम आगे की चीजें करेंगे। मैं नितिन मेहरा, आपका दोस्त, आपका गाइड, आपको उसमें मदद करूंगा। हम जो आगे का चैप्टर करने वाले हैं वो उसी सीरीज का आगे का कंटिन्यूएशन का पार्ट है। जो टॉपिक करने वाले हैं वो है स्टेट जुडिशरी, हाई कोर्ट, और उसी के साथ साथ आगे का टॉपिक जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट। अच्छा, सबऑर्डिनेट कोर्ट और हाई कोर्ट मैंने मर्ज इसलिए कर दिया है क्योंकि दोनों बड़े छोटे हैं आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से। दोनों में बहुत छोटी चीजें हैं, तो मैंने उसको एक करके एक ही वीडियो बना दी है। तो आपको इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो कि छूटेगा, जो इस समय आपके लिए जरूरी है उनमें से। और हाई कोर्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि सिमिलर हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे बस याद दिला दी हैं, याद दिला दूंगा और आप उसमें से उसको देख लेना। फिर से वही बात कि आप अब जब इस वीडियो को देखें तो बस आप बैठ करके पूरा ध्यान इस वीडियो की ही तरफ लगा दें, और एक या दो, बस एक और दो अगर आपने इसके रिवीजन दे दिए तो मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि आपको ये आसानी से आ जाएगा। जहां आपको स्लो लगे वहां पे आप फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, जहां आपको फास्ट लगे वहां स्लो कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम आपके टॉपिक पे। ध्यान रखिए, मैं इसको बहुत सुलझे हुए तरीके से करा रहा हूं और इस तरीके से कराऊंगा कि आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। मैंने इतने सरल तरीके से पॉइंट वाइज बना दिया है। और देखो, अगर इस पे नहीं दिख रहा हो तो घबराना नहीं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं उस पे जाओ, ठीक है। वैसे स्क्रीनशॉट चाहो जूम करके देखना चाहो तो देख सकते हो, मुझे मालूम है छोटा दिख रहा है इसमें। तो इसमें जो टॉपिक वाइज है, जहां पे मुझे जरूरत लगेगी मैं वहां हिंदी में बताऊंगा, और नहीं तो मैंने इसे इतना सिंप्लीफाई कर दिया है, इतने सिंपल इजी इंग्लिश में कर दिया है कि आपको वो वैसे ही समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले शुरू करते हैं हाई कोर्ट से। तो हमने क्या शुरू किया? हाई कोर्ट से शुरू कर रहे हैं। हाई कोर्ट इज द टॉप मोस्ट कोर्ट एट स्टेट लेवल। कोई है मुश्किल? हाई कोर्ट सबसे टॉप मोस्ट कोर्ट है स्टेट लेवल में। फिर उसके बाद चलते हैं, प्रेजेंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट। कुछ बुक्स में, क्योंकि पुरानी पब्लिश में 24 भी दिया, किसी में कुछ दिया, लेकिन अभी 25 हाई कोर्ट्स आर देयर। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यानी कि यूनिफॉर्मिटी है हाई कोर्ट के सिस्टम में। ऐसा नहीं कि कहीं और कुछ रूल होगा किसी स्टेट में, कहीं और कुछ रूल होगा। दूसरी बात, कानून, आईपीसी, सीआरपीसी सारे सबके सब लेवल के लिए एक ही हैं, हर तरीके की कोर्ट के लिए। तो हम क्या समझते हैं, ये डिफरेंस है हमारी पॉलिटी में और ये डिफरेंस है हमारी जुडिशरी में, कि वहां वो डिफरेंशिएट हो जा रही है। वो स्टेट में और यूनियन में डिफरेंशिएशन हो जा रहा है, फेडरल भी हो जा रही है, लेकिन यहां पे ये सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है हमारा। आगे बढ़ते हैं, कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में क्या होते हैं भाई? सबसे टॉप पे होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और उसके नीचे होते हैं अदर जजेस, यह हमें मालूम है। द नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट फिक्स्ड। क्यों नहीं है फिक्स? सोचिए क्यों नहीं है फिक्स? इसीलिए नहीं है फिक्स क्योंकि हर स्टेट का साइज, हर स्टेट की पॉपुलेशन एक जैसी नहीं है, डिफर करती है। इसी हिसाब से वहां पे जजेस की नियुक्ति होती है। नंबर ऑफ जजेस इसी हिसाब से वहां पे जरूरत पड़ती है। अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। मैं आपको बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, ये चीज ध्यान रखिएगा कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, जहां का वो चीफ जस्टिस बन रहा है। तो क्या, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड वो किसकी और राय लेगा? गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, जहां का वो चीफ जस्टिस बन रहा है। In case of other judges, all is same. Only chief justice of that high court is also included in the consultation process. और अदर जजेस हैं उसमें भी यही प्रक्रिया होगी, बस चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट उसको भी कंसल्टेशन में पूछा जाएगा, उनकी भी राय ली जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट जज की तरफ। तो शुड बी अ सिटीजन ऑफ युगांडा? नहीं, इंडिया। एंड ये तो होना ही चाहिए
इंडिया के तो होने ही चाहिए, उसके अलावा एंड शुड हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 10 years। को जुडिशियल ऑफिस 10 years के लिए होना चाहिए। और यहां पे और आया है, और शुड हैव बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। या फिर अगर वो जुडिशियल ऑफिस नहीं होल्ड कर रहे हैं तो 10 साल के लिए, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए एडवोकेट हो हाई कोर्ट के। ठीक है, फिर बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताते हैं। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड क्वालिफिकेशन अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। उन्होंने एक क्वालिफिकेशन ऐड की, कौन से? 42nd अमेंडमेंट से 1976 से, कि अ डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट विच लेटर इज ओमिटेड। ये कि प्रेसिडेंट की नजर में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो सकते हैं, तो तभी वो हाईकोर्ट के जज बन सकते हैं, लेकिन इसे हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? देखो, जस्ट 2 साल बाद 1976 में 42nd अमेंडमेंट था, और 44th अमेंडमेंट 2 साल बाद यानी कि 1978 में इसे ओमिट कर दिया गया। अब 2 साल बाद यहां भी 1978 हो रहा है, और 2 साल में 42nd से 44th अमेंडमेंट हो रहा है। तो किसमें ओमिट किया गया? 44th। ठीक है, टर्म कितना होता है? होल्ड्स ऑफिस व्हाइल ही अटेन्स द एज ऑफ 62 years। सुप्रीम कोर्ट की कितनी होती है? ठीक है, मैंने तब भी बता दी। रिमूवल सेम एज ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल भी उनके जैसा ही होता है। रिमूवल इज नॉट इजी सो एज टू मेंटेन इंडिपेंडेंसी ऑफ हाई कोर्ट। ये चीज उसमें भी आई थी कि क्यों नहीं इनका रिमूवल आसान कर दिया गया। भाई, कोई भी मेलाफाइड इंटेंशंस नहीं होनी चाहिए, इसीलिए प्रोसेस ऐसा किया गया है कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है। कोई 1, 2, 3 व्यक्ति या एक छोटे से ग्रुप का कुछ चीज चल नहीं सकती। कानून इतना बढ़िया तरीके से बनाया गया है। फिर रेजिग्नेशन में बी इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। ओथ जजेस ऑफ हाई कोर्ट टेक्स ओथ बिफोर गवर्नर ऑफ द स्टेट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम ऑन हिज बिहाफ। तो किसके सामने लेंगे ओथ? गवर्नर के सामने। अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। अपॉइंट चीफ जस्टिस को कौन करता है? प्रेसिडेंट। और यहां पे हाई कोर्ट के जज को ओथ कौन दिला रहा है? गवर्नर साहब। ठीक है, एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, क्या समझते हो एडिशनल से? भाई, और एक और उनके अलावा एक और भी जोड़ दिए गए। एक्टिंग मतलब जब तक वो नहीं है तब तक कोई और एक्ट कर रहा है। एडिशनल पढ़ते हैं। ड्यू टू टेम्पररी इंक्रीज ऑफ वर्क लोड ऑफ हाई कोर्ट प्रेसिडेंट मे अपॉइंट एडिशनल जजेस। इसको हिंदी में बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि हिंदी में बताने की जरूरत है, चलो बता देता हूं। ड्यू टू टेम्पररी इंक्रीज, टेम्पररी अगर उनको लगता है कि वर्कलोड बढ़ गया है तो वो एडिशनल जजेस और इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब एडिशनल और भी बैठा सकते हैं, या है तो और इंक्रीज कर सकते हैं। प्रेसिडेंट में अपॉइंट एडिशनल जजेस, उसमें 2 कंडीशन होती हैं। शुड हैव नॉट अटेन द एज ऑफ 62 years। क्यों भाई? ये तो बेसिक डिमांड है भाई। कहां गया क्वालिफिकेशंस? भाई, उनको 62 years का होना ही होना चाहिए। ये देखो टर्म में देखो, होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन द एज ऑफ 62 years। तो यहां पे क्या लिखा है? कुछ अलग नहीं लिखा। शुड हैव नॉट अटेन द एज ऑफ 62 years। टर्म ऑफ ऑफिस शैल नॉट इंक्रीज 2 years। 2 years से ज्यादा नहीं होना चाहिए उनका टर्म, एडिशनल वालों का। एक्टिंग जज होल्ड द ऑफिस अंटिल परमानेंट जज रिज्यूम्स हिज ड्यूटीज। एक्टिंग जज कब तक एक्ट करेंगे? जब तक के परमानेंट वाले जज आकर के अपनी ड्यूटीज को अपने हाथ में नहीं ले देते। चलिए, in case if chief justice of high court is unable to perform duties, the president may appoint from one of the permanent judges to act temporary chief justice। एक मिनट मैं फिर से पढ़ देता हूं। In case if chief justice of high court is unable to perform duties, the president may appoint from one of the permanent judges कि आइए आप टेम्पररी किसकी तरह एक्ट करिए? चीफ जस्टिस की तरह। अगर उनको लगता है कि ये नहीं ड्यूटी कर पा रहे हैं तो चलिए, जब तक कि आगे की प्रक्रिया हो रही है, परमानेंट जजेस में से एक आइए और चीफ जस्टिस के तौर पे एक्ट करिए। ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस एज बाय पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। The salaries and allowances are charged on consolidated fund of India। ये इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया था, यहां पे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है।
इट इज टू इंश्योर इंडिपेंडेंसी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ जजेस। और ये ऐसा इसलिए किया गया है जिससे कि इंडिपेंडेंसी और इम्पार्शियलिटी जजेस की बनी रहे। जुडिशियल रिव्यू, हाई कोर्ट इज ऑल्सो गार्जियन एंड इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन ऑल्सो इशू रिट्स फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट था वैसे यही है, लेकिन बट हियर सुप्रीम कोर्ट हैज द फाइनल से इन ऑल द अबव सेड थिंग्स। यानी कि चाहे गार्जियनशिप के बारे में कोई बात हो, चाहे इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, चाहे रिट इन्फोर्समेंट की बात हो, अगर कोई भी बात होगी, इन्होंने कुछ बात बोल दी, फिर सुप्रीम कोर्ट कोई बात बोलता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फाइनल से माना जाएगा। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी, नीदर द एग्जीक्यूटिव कौन, जैसे कि गवर्नर ऑफ स्टेट, नॉर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज सोल कंट्रोल ओवर द प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। इन दोनों का ऐसा नहीं है कि एकल अधिकार है, कंट्रोल है पूरा इस पूरी प्रोसेस पे, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट पे। बिकॉज, अब ऐसा क्यों है, बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कंसल्ट टू सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो कहां से एकल अधिकार हो गया, बिफोर मेकिंग एनी रिकमेंडेशन टू प्रेसिडेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। एक बार फिर से पढ़ देता हूं, neither the executive nor chief justice of India has sole control over the procedure of appointment of judge of a high court. क्यों? Because chief justice of India consult two more senior most judges of Supreme Court before making any kind of recommendation regarding this to president. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Salaries etc. are charged on consolidated fund of state. ये जो चीजें हमने पहले बताई कि एकल अधिकार नहीं है, सैलरीज जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पे है, ये मैं आपको याद दिला दूं, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अब हम बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंसी और इम्पार्शियलिटी इनकी कैसे बरकरार रखी गई है, इन दोनों पॉइंट से बरकरार रखी गई है। और बताते हैं, सिक्योर्ड, इनका जो टेन्योर होता है वो सिक्योर होता है। अच्छा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कैसे इम्पार्शियलिटी हो गई भाई? मुझे मालूम है आज मुझे फॉर सपोज 100 यूनिट पैसे मिल रहे हैं, कल को अगर मुझे किसी कारणवश, किसी कंडीशनवश, मान लीजिए आर्थिक हो, इकोनॉमिक हो, किसी वजह से मुझे मालूम पड़ा मुझे 40 रुपए मिलने लगे, और वो वजह लोगों के सामने जायज है, पर अगर 40 रुपए मिलने लगे तो मैं सोचूंगा यार 100 रुपए मिल रहे तो 100 ही करूं, तो उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो वो कुछ भी की टेंशन इन जजेस को ना हो, उसके लिए इनके कुछ वेरिएशन नहीं होता इनकी सैलरीज और अलाउंसेस पे। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से होती है, ठीक है, कि भाई आपकी सिक्योर है, आपको जितना मिलना है उतना ही मिलेगा, आप न्याय करिए बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से, ठीक है। नो वेरिएशन एज दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ द लेजिस्लेचर। कहीं भी आपका क्वेश्चन नहीं होगा, कहीं भी, मतलब उसका प्रोसीजर है अलग, उसको बढ़ाना है, जो भी करना है पार्लियामेंट में। सिक्योर टेन्योर कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, ये हमने पढ़ा है, या तो मिसबिहेवियर हो या फिर इनकैपेसिटी प्रूव हो, ऑन एड्रेस ऑफ ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, वही 2/3 वाला जो मैंने बताया था सुप्रीम कोर्ट में। देख लीजिएगा एक बार, जरूर देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट जरूर देख लीजिएगा, कुछ चीजें उसमें है, कुछ चीजें इसमें है, दोनों देख ले भाई, पढ़नी तो है ही, तो क्यों ना पढ़नी, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। चलो, there will be no discussion with respect to conduct or dischargement of duties. Dischargement duty मतलब जो भी ऑर्डर दे रहे हैं, जो भी डिसीजंस दे रहे हैं, तो there will be no discussions with respect to conduct or dischargement of duties of any judge. मालूम पड़ा उन्होंने अपना न्याय दे दिया और आप कह रहे हो नहीं नहीं ये ऐसा ही गलत किया, उसका प्रोसीजर है, आप अपील करें, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद हम आते हैं, हमने कितने पॉइंट देख लिए इंडिपेंडेंस के, उससे हमने देख लिए तक 4 पॉइंट। अब हम देखते हैं, प्रेसिडेंट कैन ट्रांसफर एनी जज फ्रॉम वन टू अनदर हाई कोर्ट, यानी कि स्टेट या हाई कोर्ट, ऑन फॉलोइंग कंडीशन, 2 कंडीशन पे ट्रांसफर किया जा सकता है। ट्रांसफर ऑर्डर कैन बी इशूड आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। तो ट्रांसफर जजेस कब होगा? जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर लिया जाएगा, पहला। दूसरा, द व्यूज ऑफ हाई कोर्ट मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम वन, भाई हिंदी में समझा देता हूं, जहां से उनका ट्रांसफर हो रहा है
उस वाले हाई कोर्ट से सलाह लेना, और जहां ट्रांसफर किया जाएगा, जहां पे इनको भेजा जाएगा, उनसे सलाह किया जाना कि भैया ये आ रहे हैं। दोनों से सलाह होगी, जहां से जा रहे हैं और जहां पे ये ट्रांसफर होके, नहीं जहां से जा रहे हैं और जहां पर जा रहे हैं, दोनों हाई कोर्ट से इनका डिस्कशन होगा, राय ली जाएगी। 10 discretion of executive and of chief justice of India has been reduced in case of transfer of judges। यहां पे भी ऐसा नहीं है कि सोल कंट्रोल दे दिया गया, यहां पे भी क्या है, ये 2 कंडीशंस होगी तभी होगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो हमारी 5 हो गई। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर से बता देता हूं, ये हम पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी के बारे में। तो एक और पॉइंट, द हाई कोर्ट हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट फॉर इटसेल्फ। आप गए, आपने अवहेलना कर दी हाई कोर्ट की, नहीं चलेगा, पनिश कर देगी आपको। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। भाई इतनी पावर तो होनी चाहिए कि आपसे अगर कोई बदतमीजी करे तो आप किसी पे आश्रित ना हो कि भाई देखो इन्होंने हमसे बदतमीजी कर दी, आप उसे वहीं के वहीं कंटेम्प्ट करिए, आप उसको पनिश कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा ये हो गया हाई कोर्ट खत्म। तो फ्रेंड्स आपका हाई कोर्ट खत्म हो चुका है। अब हम चलते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट की तरफ। ये थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें से बाइफर्केशन बहुत हो रहा है, लेकिन बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आएगा नहीं समझ में, बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। कंसंट्रेट करो, फोकस करो, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो बस। द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अदर लोअर कोर्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम पहले पढ़ेंगे सिविल कोर्ट, जहां पे आपराधिक मामले नहीं होते हैं। सिविल कोर्ट, केसेस रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, लैंड, मनी, शादी ब्याह, तलाक, मैरिजेस, डाइवोर्सेस, केसेस ऑफ विल, आर्बिट्रेशन, गार्जियनशिप, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा। द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज ऑफ डीजे। ठीक है, ये वो वाला डीजे नहीं, डीजे वाले बाबू वो सब नहीं चलेगा। ठीक है, बड़ी इज्जतदार और बड़ी वो ओहदा है ये, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, द हाईएस्ट सिविल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। इन सम डिस्ट्रिक्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैव बीन अपॉइंटेड टू असिस्ट डीजेस। डीजेस में जहां भी बोलूं उसका तात्पर्य है डिस्ट्रिक्ट जज। कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज, कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज को ही हम फर्स्ट क्लास बोलते हैं। ठीक है, कौन सी कोर्ट, फर्स्ट क्लास कोर्ट, यानी कि कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज। द कोर्ट ऑफ सब जज, इसको मुंसिफ कोर्ट भी बोलते हैं, मुंसिफ कोर्ट। एंड कोर्ट ऑफ स्मॉल केसेस आर सेवरल अदर कोर्ट विच वर्क अंडर डिस्ट्रिक्ट जज। तो कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज यानी कि फर्स्ट क्लास, द कोर्ट ऑफ सब जज मुंसिफ कोर्ट, एंड कोर्ट ऑफ और अदर स्मॉल कोर्ट्स आर दे वर्क अंडर कंट्रोल ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एंड सबऑर्डिनेट सिविल जज यानी कि फर्स्ट क्लास मे डील विद केसेस ऑफ एनी लिमिट टू देयर वैल्यू। इनमें कोई ये नहीं है कि दायरा नहीं है, ये दे कैन, उनका जुरिसडिक्शन एनी लिमिट टू द वैल्यू, किसी भी लिमिट तक जाता है। बट अदर कोर्ट जुरिसडिक्शन डिपेंड एंटायरली ऑन वैल्यू ऑफ द सूट। कितनी सूट की वैल्यू कितनी है उस हिसाब से जाएगा उस कोर्ट के पास। स्मॉल कोर्ट जुरिसडिक्शन एक्सटेंड टू केसेस ऑफ स्मॉल वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपील कैसे होती है? अब जैसे कोर्ट ऑफ सब जज है यानी कि मुंसिफ वाली, उससे आप कहां जाएंगे, वहां से आप अपील करेंगे सिविल जज यानी कि फर्स्ट क्लास। अरे यही कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट सिविल जज। ठीक है, फिर आपने डीजे और एडिशनल डीजे से आपको कहां करनी है अपील, हाई कोर्ट। ऊपर की तरफ जाते हैं ना, इसके बाद ये सीढ़ी है। ठीक है, तो डीजे एडीजे के बाद हम कहां जाएंगे, हाई कोर्ट। उसके बाद चलते हैं द डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइजेस एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर ऑल सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट। तो जितनी भी कोर्ट हैं डिस्ट्रिक्ट में, उन सब के ऊपर कौन सुपरवाइज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, फिर बढ़ो आगे। डीजे एंड एडीजेस आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। तो ये जो अपॉइंट होते हैं गवर्नर द्वारा विद कंसल्टेशन, किसकी कंसल्टेशन से, हाई कोर्ट से कंसल्ट किए जाते हैं फिर ये अपॉइंट। चलो
अ पर्सन शुड बी एन एडवोकेट और प्लीडर फॉर 7 years और एन ऑफिसर इन जुडिशियल सर्विसेज ऑफ स्टेट और यूनियन। फिर से पढ़ दे रहा हूं, कुछ समझाने वाला है नहीं। अ पर्सन शुड बी एन एडवोकेट और प्लीडर फॉर 7 years और एन ऑफिसर इन जुडिशियल सर्विस ऑफ स्टेट और यूनियन ऑल्सो। अदर जजेस किसके बारे में बात कर रहे हैं? डीजे एंड एडीजे के अलावा, डीजे डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल जज के अलावा की बात कर रहे हैं। आर ऑल अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड बाय स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। डीजे एंड एडीजे के अलावा जितने भी हैं कॉम्पिटिशन से आएंगे, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से। अब ये हो गई हमारी सिविल की बात। आ जाओ आपराधिक कोर्ट के बारे में देखते हैं। तो क्रिमिनल कोर्ट में देखोगे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं। एक होते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक होते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव नाम से ही हमें मालूम पड़ रहा है एग्जीक्यूटिव, देखो उसमें बहुत बड़ी चीज आएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इसके अंडर में आती है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसके एक इसमें आते हैं अंडर, मतलब इस हेडिंग के अंदर में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आते हैं। अब मैंने एग्जीक्यूटिव जो वाली बात बोली थी वो देखो यहां पे क्यों, अंडर कंट्रोल, दे आर इन कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और यहीं पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप मोस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज द कोर्ट ऑफ सेशन जज। जैसे यहां पे एक स्टेट में सबसे ऊपर कौन सी होती थी? हाई कोर्ट होती थी। यहां पे सबसे बड़ी सिविल कोर्ट कौन सी होती है? डिस्ट्रिक्ट जज की होती है। यहां पे सबसे बड़ी कौन सी होगी? कोर्ट ऑफ सेशन जज। एट टाइम्स इट इज प्रेसाइडेड ओवर बाय डिस्ट्रिक्ट जज। ऐसे समय आते हैं कई दफे जहां पे डिस्ट्रिक्ट जज ही सेशन जज होते हैं। हु इज देयरफॉर कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन जज, दोनों ही नाम से। आगे बढ़ते हैं। सीरियस ऑफेंसेस लाइक डकैटीज, रॉबरीज, मर्डर एक्सेट्रा आर ट्राइड हियर। ये सब सुने जाते हैं यहां पे। द सेशन और एडिशनल सेशन जज अलोन कैन अवॉर्ड डेथ सेंटेंस और लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो कौन? सेशन और एडिशनल सेशन जज। भाई बड़ा सीरियस मैटर होता है, ठीक है, तो उसमें ये सजा देंगे, ये वाली कौन सी वाली? डेथ या लाइफ इंप्रिजनमेंट को। वेदर देयर इज एन अपील और नॉट बाय द कन्विक्ट, भले ही कन्विक्ट अपील करे या ना करे, अ सेंटेंस ऑफ डेथ मस्ट बी कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट बिफोर कैरिंग आउट। जिसको फांसी दी गई है या कन्विक्ट अपील करे या ना करे, अगर फांसी की सजा है तो हाई कोर्ट उसे पहले देखेगा, पहले फांसी होने से पहले एक बार हाई कोर्ट अपने बुद्धि और विवेक से उसको और देखेगा। ठीक है भाई, कोई गलती से एरर ना हो जाए। फांसी तो अल्टीमेट है, ये दिस कांट बी रिवर्स्ड। ठीक है ना। चलिए फिर हम आते हैं द चीफ मेट्रोपॉलिटन या फिर द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। द चीफ मेट्रोपॉलिटन या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन पास एन इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 years बट नो डेथ सेंटेंस। फिर से पढ़ दे रहा हूं, चीफ मेट्रोपॉलिटन या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल की सजा सुना सकते हैं जेल पर, नो डेथ सेंटेंस। ठीक है, ये 7 साल की सजा, नो डेथ सेंटेंस। ठीक है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होते हैं कैन पास अ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट अप टू 3 साल, 3 years। अब ये तो फर्स्ट क्लास हो गए, 3 साल की दे सकते हैं। जो सेकंड क्लास होंगे, वेयर एज अ सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन पास अप टू 2 years। फर्स्ट क्लास से तो 3 years, सेकंड क्लास है तो 2 years का इंप्रिजनमेंट दे सकते हैं। आइए पढ़ते हैं अपील कैसे कैसे कहां करें। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जज जुडिशियल मजिस्ट्रेट से जाती है अपील सेशन जज। ऑल पर्सन कन्विक्टेड बाय सेशन कोर्ट में अपील टू द हाई कोर्ट। जो नीचे की, भाई नीचे से सीढ़ी ऊपर जाएगी तो नीचे आपके चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उससे ऊपर कहां जाएगी?
सेशन जज के पास जाएगी। उसके बाद कहां जाएगी? सेशन कोर्ट से कहां जाएंगे? हाई कोर्ट पे जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं, हमने क्या पढ़ लिया भाई? हमने पढ़ ली सिविल कोड, और क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ ली क्रिमिनल कोड। अब पढ़ेंगे हम रेवेन्यू कोड। केसेस रिलेटिंग टू मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड द असेसमेंट्स, ये सारे रेवेन्यू कोड के अंडर में आते हैं। रेवेन्यू से रिलेटेड, ठीक है। कोर्ट ऑफ कलेक्टर इज द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इन डिस्ट्रिक्ट। हाईएस्ट कौन सी है? कोर्ट ऑफ कलेक्टर। लोएस्ट इज ऑफ द तहसीलदार, ये भी याद रख लो। यहां पे लोएस्ट कौन सी हो गई? तहसीलदार साहब की। अपील्स इन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ तहसीलदार आर हियर्ड इन डेप्यूटी कलेक्टर। तहसीलदार जो डिसीजन जो दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट में अगर आपको अपील करनी है तो आप जाएंगे डेप्यूटी कलेक्टर के पास। ठीक है। आफ्टर कलेक्टर्स कोर्ट इज कमिश्नर्स कोर्ट। कलेक्टर की कोर्ट के बाद क्या आता है? कमिश्नर्स कोर्ट। ठीक है। कमिश्नर कोर्ट jurisdiction is upon all district in and division। उस डिवीजन में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट में सबके ऊपर कमिश्नर कोर्ट होगी। ठीक है। चलो, द हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट इज द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विच इज अंडर हाई कोर्ट सुपरविजन। तो हाईएस्ट कौन सी हो गई? और बड़े लेवल पे आ जाए और बर्ड आई व्यू से देखें तो कौन सी होगी? द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू विच इज अंडर। अब वो किसके अंडर में है? वो हाई कोर्ट के सुपरविजन में। देख रहे हो ना कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ती चली जा रही है। हाई कोर्ट इज सुप्रीम बॉडी डीलिंग विद सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू एंड अदर केसेस। भाई वो तो सभी कुछ है उसके अंडर में। आगे हमने पढ़ ली, देखो सिविल हो गई, क्रिमिनल हो गई, रेवेन्यू हो गई। कोई दिक्कत आई? टिक कर देता हूं, हो गई। अब पढ़ते हैं लोक अदालत। लोक अदालत कोई कठिन नहीं है, बड़ी मजेदार है। आओ इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, फोकस करना। पीपल्स कोर्ट, इसका दूसरा नाम है पीपल्स कोर्ट। इट इंकरेजेस द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू कॉम्प्रोमाइज और सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज। कराते क्या है? दोनों पार्टियों को बुलाया, दोनों में सेटलमेंट करा दिया, डिस्प्यूट खत्म। ठीक है। पब्लिक स्पिरिटेड मेन एंड वुमेन परसुएट द पार्टीज टू ट्रांसफर देयर कोर्ट केसेस टू लोक अदालत। जुडिशियल कोर्ट से लोक अदालत में ले आइए। ये लोग जो पब्लिक स्पिरिटेड जो होते हैं लोग बाग, वो परसुएट करते हैं पार्टीज को कि आप कोर्ट से बहुत बोझ है उधर, लोक अदालत में ले आओ। ठीक है। पेंशन, एक्सीडेंट क्लेम, बैंक रिकवरी, मैट्रिमोनियल, म्युनिसिपल मैटर्स, लेबर डिस्प्यूट, टेलीफोन बिल्स एक्सेट्रा, इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स, ये सब इसी में आ जाते हैं। ठीक है। फिर से कर लेना रिमाइंड, सुन लेना। लोक अदालत आर प्रिसाइडेड ओवर बाय जुडिशियल ऑफिसर्स एंड अदर पर्संस who possesses such qualification as may be prescribed by state। तो स्टेट भी कुछ बंदों को रिकमेंड करती है। ठीक है। फिर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 प्रोवाइडेड स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज विल ऑर्गेनाइज लोक अदालत फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 है, इन्होंने कहा कि समय समय पर लोक अदालत लगेगी। डिसीजन ऑफ लोक अदालत आर नाउ डीम्ड टू बी डिक्री ऑफ सिविल कोड एंड शैल बी बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज। तो जो डिसीजन दिया दैट विल बी बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज, उनको वो मानना पड़ेगा। बाइंडिंग मतलब उनको दे आर बाउंड टू, जो डिसीजन दिया उसको मानना पड़ेगा। चलिए फिर हम आते हैं। द लीगल अथॉरिटीज एक्ट वाज अमेंडेड इन 2002। इट देन रिक्वायर्ड परमानेंट लोक अदालत फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एज ट्रांसपोर्ट, पोस्टल एंड कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। आपको यह ध्यान रखना है कि लोक अदालत क्या करती है। लोक अदालत जुडिशियल जो कोर्ट के केसेस होते हैं, वो जो लोक अदालत के पास आ जाते हैं या वैसे ही आ जाते हैं, उनमें दोनों पार्टियों का ये सेटलमेंट कराते हैं। ठीक है। डिस्प्यूट सॉल्व कराने के लिए कॉम्प्रोमाइज कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लोक अदालत की एडवांटेज क्या है? दे आर इनएक्सपेंसिव एंड डिलीवर स्पीडी जस्टिस। एक तो पैसा कम लगता है और जल्दी स्पीडी डिसीजन आ जाता है।
Decisions by लोक अदालत are final and binding on both the parties. लोक अदालत work in spirit of compromise. हमने ये अभी पढ़ा था. लोक अदालत can pass awards to those cases which are at pre-litigation stage. अभी इनका डिसीजन दिया नहीं गया है, ठीक है, उनको कर सकते हैं. That is before going to any court of law, any party can move लोक अदालत for settlement of dispute. और जाने से पहले भी आ सकते हैं, ठीक है, कोर्ट वगैरह किसी और. फिर लोक अदालत shall reduce the workload of सबऑर्डिनेट कोर्ट. ये तो जाहिर सी बात है भाई, वहां पे जो कोर्ट केस आने वाले हैं या भी पूरे नहीं है वो चल रहे हैं, वो इन्होंने ले लिए, तो क्या हो गया, थोड़ा सा लोड शेयर हो गया. और ये जल्दी भी कर दे रहे हैं कॉम्प्रोमाइज वगैरह करा के. तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, झगड़े खत्म हो रहे हैं, स्पीडी जस्टिस हो रहा है. आपने पढ़ लिया, फिर से याद दिला दे रहा हूं, सिविल कोड पढ़ लिया आपने, क्रिमिनल कोड पढ़ लिया आपने, रेवेन्यू कोड पढ़ लिया, फिर आपने लोक अदालत पढ़ लिया. अब आखिरी आप आ जाते हैं फैमिली कोड. फैमिली कोड ये पॉइंट वाइज मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा नहीं है, 4 पॉइंट है, दिमाग में रख लो, बहुत जल्दी चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा. Was enacted in 1984. कब हुआ था फैमिली कोड का? 1984. To secure speedy justice in matters of marriage, family affair and other related matter. फैमिली है तो फैमिली के जो disputes होंगे वही होंगे, ठीक है. Act says if population increases 10 lakh, family code should be set up in it. कहीं भी अगर 10 लाख से ऊपर आबादी होती है तो वहां पे ये सेटअप करे जाने चाहिए. Also it would be set up as a state government may deem necessary. इसके अलावा वहां भी हो सकते हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट को ये जरूरी लगे. दोस्तों कुछ मत करो, कुछ भी मत करो, मैं आपको बता रहा हूं, इस वीडियो को आप 1, 2 बार 3 बार देख लो. आईसीएसई के, और देखो आईसीएसई और सीबीएसई हो, हाईकोर्ट तो हाईकोर्ट ही है, तो आप उसमें भी देख सकते हो सीबीएसई में. हालांकि ये जो है वो मैंने आईसीएसई के उससे बनाया है, लेकिन सीबीएसई वाले भी इससे मदद ले सकते हैं. तो आप इस वीडियो को देखिए बार बार. एंड यस, एक मेरा सजेशन है आखिरी के लिए, ये वीडियो देखने के बाद अगर समय बचे, मॉक पेपर्स बिल्कुल लगाया करो बेटा. मॉक पेपर्स बहुत फायदा देते हैं. मॉक पेपर्स आप लगाओगे, आप देखोगे कि आपके आंसर गिविंग स्किल में और शार्पनेस आ जाएगी. तो ये मेरा आपको एक आखिरी सुझाव है इस वीडियो में. तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया, स्टडी लॉजिकल. आपको और भी आगे चैप्टर्स के वीडियोस बना के देता रहेगा, हम आपके लिए काम करते रहेंगे. आप हमारे लिए बस इतना करें कि आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए. जैसा भी आपको लगे आप कमेंट कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं. अगर जैसा भी आपको लगता है पॉजिटिव या कुछ आपको नेगेटिव फीडबैक देना तो दे दीजिए, हम उसको भी कंसिडर करेंगे. अगर वो हमारी वाकई में कुछ चीज होगी तो हम उसे इंप्रूव करेंगे, ठीक है दोस्तों. थैंक यू फॉर दैट. आज बस वी आर साइनिंग ऑफ हियर, और बहुत ही जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. थैंक यू.